नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल गणितनामा पे। अगर आपको भी मैथ से डर लगता है तो एक बार हमारा चैनल गणितनामा जरूर विजिट करें। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी 10th का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1 पे, रियल नंबर्स। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, रियल नंबर्स क्या है। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर 1 2 3 इन्फिनिट तक। उसके बाद आता है आपका होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर में आप जीरो और ऐड कर लेते हैं तो ये आपके बन जाते हैं होल नंबर्स। जीरो इंक्लूड करेंगे तो 0 1 2 3 इन्फिनिट तक, ये हो गए आपके होल नंबर्स। इसके बाद अगर यहां से हम माइनस में चलते हैं, -1 -2 -3 ऐसे करके इन्फिनिट तक, तो ये हो गए आपके इंटीजर्स। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं, और ये आपके इंटीजर्स या पूर्णांक। और ये सब कहाँ रहते हैं? एक नंबर लाइन पे। 9th क्लास में 8th क्लास में आपने पढ़ी है नंबर लाइंस। ये आपका जीरो हो गया, इधर पॉजिटिव इंटीजर्स और इधर नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, 0 और 1, अगर 0 और 1 है या 0 और 1 है तो इसके बीचों बीच में आपका कहीं 1/2 होगा। 0 और 1/2 के बिल्कुल मिड सेंटर में आपका 1/4 होगा। ऐसे ही इन दोनों के बीच में 1/8 1/16 ऐसे करके आपका इन्फिनिट। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप देखोगे तो इन्फिनिट संख्याएं हैं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। ठीक इधर ही ये आपका माइनस में आ जाएगा, -1/2 -1/4 -1/5 1। ठीक है। तो ये जो सारे नंबर्स हैं, ये जो सारी संख्याएं हैं एक्सेप्ट जीरो के, 1 2 3 -1 -2 -3 -1/2 या 1/2 1/4, ये सारी की सारी संख्याएं या सारे के सारे नंबर्स आपके p/q की फॉर्म में डिनोट हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। p/q एक्सेप्ट जीरो के। p/q की फॉर्म में जब रेशनल नंबर्स को लिखते हैं तो इसकी कंडीशन है कि q आपका जीरो नहीं होगा। तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। वैसे ही ये सारी संख्याएं आपकी p/q की फॉर्म में है, जीरो को छोड़ के। ठीक है। ये हो गए आपके रेशनल नंबर्स। इसके बाद कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, और ये संख्याएं आपने पढ़ी है 9th क्लास में, जैसे √2 √3 √5 √7 √11 √13 ऐसे करके, ये भी इन्फिनिट तक है। ये क्या है? ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स का जो रूट है उस रूट को आप p/q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, लेकिन ये नंबर भी इसी नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और √2 या √3 या √5 इन सबको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं ये आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। जैसे ये 0 है और ये है आपका 1, यहां से 1 के बराबर आपने डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट ले लिया a। ठीक है, इनको मिला दिया तो OA इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी √2। कैसे हो जाएगी? पाइथागोरस लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट बराबर √2। और इसके बराबर जब आर्क बनाएंगे तो यहां कहीं आपको मिलेगा √2। तो ऐसे ही √2 √3 √5 √7 √11 √13 √19 ऐसे करके सारे जो प्राइम नंबर्स हैं उनके रूट कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आपके हो गए, देखिए नंबर लाइन पे 0
जीरो के अलावा रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर के अलावा इरेशनल नंबर्स। जीरो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, और ये सभी मिलके अगर इनको सबको आप इंक्लूड करोगे तो ये सारी मिलके बनेगी आपकी रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये आपका इंट्रो था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पे। तो एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, आपको पता होगा। वो सिंपल है, प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 1 और स्वयं वही संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो 1 और उसी संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती या किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होती। कंपोजिट नंबर आपका जो 1 और उसी नंबर के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड होता है, ये है आपका कंपोजिट नंबर और ये है आपका प्राइम नंबर। इसके बाद पढ़ते हैं हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है? every composite number can be expressed in product of prime factors। कोई भी कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। मतलब किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई नंबर है आपका 25, 25 किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 120, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड करेंगे 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 गुना 5 करेंगे तो 120। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज 1.1 आपकी इसी थ्योरम पे, इसी प्रमेय पे डिपेंड है कि किसी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या को उसके प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो आपका फैक्टराइजेशन है या गुणनखंडन है, ये यूनिक है, एक्सेप्ट इसके ऑर्डर के, मतलब इन गुणनखंडों का क्रम बदल सकता है लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं 7 आ जाएगा या 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। प्राइम फैक्टर यही रहेंगे। आप इनको सीक्वेंस या ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे 2 हमने पहले लिखा है, 3 आप पहले लिख सकते हैं, 5 पहले लिख सकते हैं, 5 को बीच में लिख सकते हैं, लेकिन गुणनखंडन यही रहेगा। तो ये है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो मतलब आपको कुछ नंबर दिए हैं, इनको आपको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में या प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो एक नंबर ले लेते हैं इसमें से 156 और सेकंड आप ले सकते हैं 3825। बाकी सिंपल है, सेम तरीका है, आप खुद सोल्व कर सकते हैं। देखो 156, 6 है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे लिखेंगे?
2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ऐसा करके नहीं छोड़ना है, इसको लिखना है ऐसे, ठीक है। इसके बाद और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, इसको लिखना है 156 इज इक्वल्स टू, और इसको आपको ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। फाइव है लास्ट में, तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। लिख लीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो पहले 3 3 5 5 और 17। इसके बाद आप लिखेंगे 3825 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब आपको दो नंबर्स, दो संख्याएं दी हुई है, उनका आपको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, और चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों संख्याओं के या दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये आप अच्छे तरीके से पिछले कम से कम 2-3 क्लास में पढ़ चुके हैं। एलसीएम का मतलब हो गया आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दो या दो से ज्यादा भी संख्याएं हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर जिसमें उन 2, 3 या 4 सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, या एलसीएम ऐसी संख्या है जो उन 2, 3 या 4 सभी नंबर से पूरी पूरी डिवाइड होती हो। ठीक है, एचसीएफ क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इस फैक्टर से ही आपको समझ जाना है कि ऐसा कोई प्राइम फैक्टर या कोई फैक्टर है जो उन सबको डिवाइड करे, और ये फैक्टर होगा आपका हाईएस्ट, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो उन 2, 3 या 4 मतलब सभी संख्याओं को डिवाइड करती हो। कैसे फाइंड करते हैं, देखो क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका और ये समझ में भी आ जाएगा कि एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, ये हो गया 510 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके बाद 92 का। ठीक है, इसको लिख लीजिए सीक्वेंस में 2, 3, 5 और 17। ये तो हो गया आपका 5, 1, 10। इसके बाद 92। देखो बहुत सिंपल तरीका है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद उसको इस फॉर्म में लिख लेना है।
सॉरी, उसके बाद आपको देखना है कि दोनों में कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। अब ध्यान से देखिए, 2 कॉमन है, उसके बाद कोई सा भी फैक्टर कॉमन नहीं है, इधर 3 है, 5 है, 17 है, लेकिन यहां नहीं है, इधर 2 और 23, तो इधर कॉमन नहीं है, तो ये सिंगल 2 आपका यहां कॉमन है। ठीक है, तो ये जो कॉमन फैक्टर है ये हो गया आपका HCF, किसका? 510, 510 और 92 का HCF हो गया 2। अब LCM, LCM के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है उनको लिख लेंगे। तो कॉमन फैक्टर है केवल एक, यहां पे कौन सा? 2। उसके बाद बाकी जितने भी फैक्टर बचे हैं सबको यहां मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2, 23, उसके बाद 3, 5 और 70, ये हो गया इसका LCM। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजो 60, 17 छके 102, 1020 और 1020 को गुणा करेंगे 23 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हो गया आपका 23460। ठीक है, ये HCF हो गया और ये हो गया आपका LCM। इसके बाद आपको चेक करना है कि HCF और LCM का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं है। तो ध्यान से देखो, HCF है आपका 2 और LCM है 23460, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 46920। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, फोर सिक्स नाइन टू जीरो। तो लास्ट में आप आंसर क्या लिखेंगे? यस, LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एक तरह से आपका एक आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है। अगर कोई भी 2 नंबर्स हैं तो दोनों का प्रोडक्ट उसके LCM और HCF के बराबर होता ही है। ठीक है, आप कहीं भी 2 नंबर्स का HCF और LCM फाइंड करेंगे तो दोनों का जो प्रोडक्ट है या दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल या उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है HCF और LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको इन पेयर्स का, अब देखो 2 की जगह यहां 3 नंबर दे दिया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके इन नंबर्स का या इनके पेयर्स का HCF और LCM आपको फाइंड करना है। तो बिल्कुल इजी तरीका है, वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। देखो पहला 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 15 का, 21 का। ठीक है, ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे लिखेंगे? ठीक है, HCF क्या बताया था मैंने? ऐसा फैक्टर देखो जो इन सबके फैक्टराइजेशन में कॉमन हो। ध्यान से देखिए, 2 कॉमन नहीं है, उसके बाद 3 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। उसके बाद 5 देखिए सब में नहीं है और 7 भी सब में नहीं है। तो HCF हो गया आपका 3। ठीक है, HCF हो गया 3। LCM क्या बताया आपको? सबसे पहले लिखो HCF मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो, उसके अलावा सभी बचे हुए फैक्टर्स।
पहले वाले में क्या क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दूसरे वाले में 5 और तीसरे वाले में 7। कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुना 5 60 और 60 गुना 7 करेंगे तो 420। तो एलसीएम और एचसीएफ देखो। उसके बाद आंसर आपको कैसे लिखना है, एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल्स टू 3, सॉरी 420 और एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 इज इक्वल्स टू 3। आंसर को आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी करना है। देखो इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तीनों जो नंबर है तीनों ही प्राइम हैं, तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनमें कोई कॉमन प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं। तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 1 और एलसीएम हो जाएगा आपका इनका प्रोडक्ट। अब इनको गुणा करके आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा आपका 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा आपने क्वेश्चन 2 सोल्व किया उसी का थोड़ा सा ये डिफाइन करके, सॉरी, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व किया है उसी को बढ़ा के आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्या दिया है, एचसीएफ ऑफ 306 और 657, 306 और 657 का एचसीएफ है आपके पास 9। तो आपको इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, वी नो दैट देखो एचसीएफ और एलसीएम किसका, दो नंबर्स का, किन्हीं भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां नंबर दिए हुए हैं, एचसीएफ दिया हुआ है, केवल एलसीएम आपको पता नहीं है, तो सिंपल है। एचसीएफ हो गया 9, एलसीएम आपको पता नहीं है, और दोनों नंबर है आपके 306 और 657। अब यहां से इस 9 को इधर ट्रांसफर करके बताओ एलसीएम फाइंड कर सकते हैं या नहीं, सिंपल है। एलसीएम हो गया आपका 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9। अब 9 से काट लीजिए, अगर कोई कटता है तो कट जाएगा, 9 3 27 और 9 चौक 36, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा एलसीएम। तो ये हो गया आपका एलसीएम ऑफ 306 और 657, कितना 22338। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एचसीएफ ऑफ 306 657 आपको 9 दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है, तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और उनका एचसीएफ दिया हुआ है या एलसीएम दिया हुआ है, तो आपको ये आइडेंटिटी लगानी है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो आपके पास चार चीजें हो गई, एचसीएफ, एलसीएम और ये दो संख्याएं। अगर कोई भी तीन नंबर्स आपको दिए हुए हैं तो आप चौथा फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको क्या दिया है, 6 की पावर n। ठीक है, अब 6 की पावर n क्या है, एनी नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकता है, एक से लेके इन्फिनिट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये फाइंड करना है
कि अगर आप n की कोई भी वैल्यू, नेचुरल नंबर में से कोई भी ऐसी वैल्यू रख के क्या आप इस 6 की पावर n की वैल्यू ऐसी ला सकते हैं जो 0 पर एंड हो। ठीक है, मतलब जिसका यूनिट का डिजिट या लास्ट डिजिट 0 हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये है आपके पास 6 और ये है n। 6 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसकी पावर n। ठीक है, अब 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए आपके 2 और 3, और जब इसकी पावर n आप लिखेंगे तो 2 और 3 की पावर ही n होगी। आपने 9th क्लास में ये रूल पढ़ा है कि a इंटू बी, इसकी पावर अगर n हो तो क्या होगा, a की पावर n इंटू बी की पावर n। ठीक है, मतलब n की वैल्यू आप कोई भी ले लो, फैक्टराइजेशन में 2 और 3 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आएगी। ठीक है, और अगर इनको सोल्व करने पे हमें कोई ऐसी संख्या या ऐसा नंबर लाना है जिसका यूनिट का डिजिट 0 हो, तो आपको पता है कि फैक्टराइजेशन में 2 और 5, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों कंपलसरी है आना, तो 0 आएगा, नहीं तो 0 नहीं आएगा। तो यहां आपके फैक्टराइजेशन है 2 और 3, तो इसको आप लिखेंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो ये जो सॉल्यूशन है n की किसी भी वैल्यू के लिए डिजिट 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे, की पावर n, क्या दिया है आपको, 6 की पावर n। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर इसको क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 3 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। यहां तक लिखने के बाद आप लिखेंगे सिंस फॉर द नंबर एंडिंग विद डिजिट 0, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाई 10। भाई 0 पे अगर खत्म हो रही है तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 10 से डिवाइड होनी चाहिए, और 10 से डिवाइड होने के लिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होने चाहिए 2 और 5। तो 10 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 5, मीन्स it must contain prime factors 2 and 5। ठीक है, लेकिन यहां पे है आपके पास 2 और 3, सो it can't be end with डिजिट 0। देखो, आपको लग रहा है कि पता नहीं इतना बड़ा सा क्या लिख दिया है, आप अपनी लैंग्वेज में जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको समझ में आए वैसा लिख सकते हैं। बस मतलब ये निकलना चाहिए कि 10 से डिवाइड होनी चाहिए या फिर प्राइम फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए। आपको जो लैंग्वेज या जो जिस तरीके का आप सेंटेंस बना सकते हो वैसा आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखोगे तभी इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर पूरा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन वाई। 7, 11, 13 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 13 ऐड कर दिया है इसमें, तो ये नंबर n
7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मतलब ये कंपोजिट नंबर क्यों है आपको चेक करना है और बताना। तो सिंपल है, कंपोजिट नंबर कोई भी कैसे होता है, अगर उसको हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकें तो वो एक कंपोजिट नंबर होता है। तो आपको ये चेक करना है कि इसको हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं या नहीं। देखो दो तरीके हैं, या तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 13 ऐड कर लो, या फिर दूसरा तरीका है, यहाँ 13 है यहाँ भी 13 है, कॉमन ले लो उसके बाद सोल्व कर लो। दोनों तरीके से एक कर लेते हैं, दूसरा फिर एक तरीके से करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 13 इंटू 7 91 और 91 मल्टीप्लाई बाई 11 1001 इंटू प्लस 30 मतलब 1014। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल है, देखो 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। फिर भी लिख लीजिए, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, इन सबको मल्टीप्लाई करो, इसके बाद इसको ऐड कर दो, तो मल्टीप्लाई करो 5040 प्लस 5 बराबर 5045। अब 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, मतलब ये भी एक कंपोजिट नंबर है। इसका फैक्टराइजेशन कर लो, बस 1009 आपका प्राइम नंबर है। तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया ये, और इसका प्राइम फैक्टर हो गया ये। इसके बाद आपको लिखना है बोथ नंबर्स कैन बी expressed expressed as product of its prime factors. So these are कंपोजिट नंबर। यहां आपने गुणा किया है, इसको और इजी फॉर्म में करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, देखो थोड़ा सिंपल इसको बना सकते हैं। यहां 13 दोनों से कॉमन ले लो, तो 13 जब कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 11 प्लस 1। यहां से 13 कॉमन लिया तो 7 और 11, और यहां से भी 13 कॉमन लिया तो प्लस में 1। ठीक है, तो ये 13 और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 3 से डिवाइड कर लिया हमने, कितना आया 26, 26 को 2 से कितना 13। देखो, और यही आपका फैक्टराइजेशन है, 2 3 और 13 की पावर 2। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन उतना ही इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, कैसे सोल्व करने से पहले आपको ये समझना है कि क्या करना है, उसके बाद उसको कैसे करोगे ये आप पढ़ चुके हैं पहले से ही। सिर्फ इतना समझना है कि हमें क्या करना है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, स्टेप बाय स्टेप एक सर्कुलर पाथ है, ठीक। अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक खेल का मैदान है, उसमें एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इस फील्ड का एक राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि कितना टाइम लेता है 12 मिनट। सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट। फॉर द सेम
मतलब उसी राउंड के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एट द सेम पॉइंट एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सर्कुलर राउंड है या सर्कुलर पाथ है। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। करते क्या है, सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में दोनों सेम टाइम पे राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं, रवि और सोनिया। अब आपको पता है रवि तेज चल रहा है, सोनिया स्लो चल रही है। अब रवि 12 मिनट में ही यहां पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया कहीं पीछे रह जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको लगेंगे 18 मिनट यहां तक आने में। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने टाइम के बाद दोनों वापस इसी जगह पे मिलेंगे। ठीक है, अब आपको ऐसा टाइम ढूंढना है जो इसके टाइम का भी मल्टीपल हो और इसके टाइम का भी मल्टीपल हो, मतलब LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब वो टाइम ऐसी संख्या होगी जिसमें इसका टाइम भी डिवाइड हो और इसके टाइम से भी वो टाइम डिवाइड होता हो। तो आपको क्या करना है, दोनों के टाइम के लिए एलसीएम फाइंड करना है। ध्यान से देखो क्या है, 18 और 12। पहले बिना एलसीएम लिए नॉर्मल तरीके से इसको सोच के सोल्व करते हैं। पहला राउंड मान लो इसने 18 मिनट में लगा दिया, ठीक, 12 मिनट वाला उतने में आगे निकल गया राउंड लगा। दूसरा राउंड लगाया इसने 36 मिनट, मतलब एक 18 प्लस 18, 36 मिनट में इसने 2 राउंड लगा दी। अब ध्यान से देखो 36 मिनट में ये पूरे 3 राउंड लगा लेगा या नहीं, 12, 12 और 12, और 3 राउंड लगाने के बाद वापस इसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको ऐसा टाइम चाहिए जिसमें ये भी पूरा राउंड लगा ले और ये भी पूरा राउंड लगा ले। पूरा राउंड लगाने का मतलब है कि इस टाइम को ये भी पूरा डिवाइड करे और ये भी पूरा डिवाइड करे, और उसको हम क्या बोलते हैं, LCM। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, द टाइम will be LCM of 18 and 12। तो 18 को लिखेंगे 2, 3 और 3, इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2, 3, 3। 12 का 2, 2, 3। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे पहले। तो कॉमन आपका ये 2 और ये 3, इसके बाद बचे हुए सभी को लिख लेंगे। तो क्या हो गया आपका 2, 3, 2, 3, 36। लास्ट में आंसर लिखेंगे they will meet after 36 minutes at starting point। देखो आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो बने रहिए मेरे साथ गणित नामा पे। धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।